हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, आज हम लोग आज के लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंपटीशन ऑफ इनकम ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बराबर है। अभी तक हमने स्टार्टिंग में प्रीवियस सेमेस्टर में आपको इन्फॉर्म बताया था कि आपको देयर आर 7 टाइप ऑफ पर्सन, 7 टाइप्स के पर्सन होते हैं। ठीक है, 7 टाइप के पर्सन होते हैं और उसमें से हमने एक की इनकम को कैलकुलेट करने सीखा था जो कि आपका इंडिविजुअल था। अब हम पार्टनरशिप फॉर्म का देखेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म की इनकम को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके एवरीवन। चलिए तो देखते हैं। हमारे पास हमारे इंडिया में 2 टाइप का पार्टनरशिप फॉर्म है। देखो, पहले जो जो एक तो आपने 12th उसी में पढ़ा होगा। एक तो नॉर्मली जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म है। ठीक है, सॉरी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि आपका नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म होता है, जो आपने 12th में सीखा होगा, जिसका नाम है जो कि गवर्न होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। और दूसरा होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि गवर्न होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अच्छा, अब मैं यहाँ पे दोनों का थियोरेटिकल उतना ज्यादा डिफरेंसेस बताऊंगा नहीं। ये आपको लॉ में अभी होगा। एलएलपी है ना बच्चों, लॉ में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है ना लॉ में। अभी लॉ में सिखाया क्या अभी आपको, या नहीं सिखाया रहेगा तो अभी सिखाएंगे। पता है ना लॉ में है क्या? हेलो, यस। तो अभी मैं उतना ज्यादा डिफरेंसेस नहीं दोनों को बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे देखा जाए तो थियोरेटिकली दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से। लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब 12th में आपको बताया गया रहेगा कि पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। ये एक लूप होल था, ये एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में बोला गया कि पार्टनर की लाइबिलिटी जो होगी वो लिमिटेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब पर्सनली, अब अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा तो पार्टनर क्या होते थे, पर्सनली लाइबल होते थे। और लेकिन यहाँ पे लिमिटेड रहेगा तो पर्सनली लाइबल नहीं होंगे। अच्छा, ये तो हमारा थ्योरेटिकल थोड़ा सा मैंने डिफरेंस बताने की कोशिश की। बट जब हम टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हम ऐसा दोनों ही पार्टनरशिप फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं ट्रीट करेंगे। चाहे वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म होगा, चाहे वो अनलिमिटेड वाला होगा, दोनों का हम टैक्स कैलकुलेशन सेम वे से सेम मेथड को फॉलो करके करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हम दोनों में कोई भी डिफरेंस हम लोग नहीं पता करेंगे, चाहे वो लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो, चाहे वो नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे वो एलएलपी हो। समझ में आया बच्चों? अंडरस्टूड एवरीवन? मतलब दोनों में थ्योरेटिकल डिफरेंस है, दोनों अलग अलग तरीके से रन होता है। बट हम अकाउंट, जब हम टैक्सेशन के, जब हम उनकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पे हम दोनों में डिफरेंस नहीं पता करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या बच्चों? आगे बढ़े। हेलो, देखिए, अब यहाँ पे हमने जैसे कि आपको बताया कि जो भी टर्म्स यहाँ यूज होंगे उसको डिफाइन किया जाता है। तो देखो, पहले हमारा डेफिनेशन ऑफ पार्टनर है, तो 3 टर्म्स हो गए यहाँ पे। एक तो पार्टनर्स, दूसरा फॉर्म, और तीसरा पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो देखिए पार्टनरशिप, अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, 3 अलग अलग चीजें हो गई। पहला पार्टनर, दूसरा फॉर्म, तीसरा पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप, अच्छा, तीनों अलग अलग है क्या? यस, तीनों में एक माइनर डिफरेंसेस है, तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो, डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 बता रहा है, लेकिन यहाँ डेफिनेशन क्या बताया गया? देखो, पार्टनर मींस दोज विच वन डिफाइन इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब पार्टनर का मतलब क्या? अब इनकम टैक्स एक्ट क्या बोल रहा है? इनकम टैक्स एक्ट ने सिंपली बोला कि पार्टनर का मतलब वो मान लेंगे हम लोग जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बोला गया है, और उसके अलावा हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे एलएलपी के अकॉर्डिंग जो होगा वो, एंड जो माइनर होगा एडमिटेड फॉर बेनिफिट ओनली। ठीक, यही तो बोला गया पार्टनर का डेफिनेशन। पार्टनर का डेफिनेशन क्या है? कि पार्टनर का मतलब वो जो आपको क्या है, जो आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है वो पार्टनर मान लेंगे। नेक्स्ट फॉर्म,
फॉर्म शैल हैव बीन मीनिंग असाइन टू इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब फॉर्म का मतलब भी वही है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया। अब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के आगे भी वही बोला गया, पार्टनरशिप हैव shall have the meaning assigned to in Indian Partnership Act 1932। तो बोला गया मिला जुला के इनकम टैक्स में बोला गया, इनकम टैक्स एक्ट बोला कि पार्टनर, पार्टनरशिप एंड फर्म, ये तीनों का डेफिनेशन क्या हम मानेंगे जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया होगा, वही डेफिनेशन को हम भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, हमने कुछ अलग नहीं बताया है। तो अब यहाँ पे हमें जानना जरूरी है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या बताया गया, दोनों में क्या डिफरेंसेस बताए गए, वो हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए सेक्शन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये सेक्शन 4 क्या बताता है, देखो पार्टनर का मतलब क्या बोलता है, पार्टनर इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन, पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पार्टनरशिप का मतलब क्या है, इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन और मोर पर्सन, मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशनशिप। अब आप बोलोगे सर रिलेशनशिप का मतलब मॉम एंड डैड का होता है, सन एंड चाइल्ड का भी होता है, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का भी होता है, ये भी तो रिलेशनशिप है ना, दो पर्सन का रिलेशनशिप ही तो है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि कौन सी वाली रिलेशनशिप, आगे बताया ये डेफिनेशन में आगे बताया गया कि रिलेशनशिप होना चाहिए, बट कौन से तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए उसके बारे में बताया गया। गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, मॉम एंड डैड, सन एंड चाइल्ड और ये फ्रेंड का रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। उसके अलावा क्या बोला गया, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब इंक्लूडिंग लॉस, अगर लॉस हुआ तो लॉस भी शेयर करने को रेडी है। तो क्या शेयर करने के लिए होने चाहिए रेडी, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड आउट बाय ऑल और एनी वन ऑफ द देम, मतलब क्या है, पार्टनरशिप का मतलब क्या है बच्चों, पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन, टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड आउट बाय ऑल, मतलब वो जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी प्रॉफिट को शेयर करने के लिए वो दोनों साथ में आए हैं तो उसे पार्टनरशिप बोला जाएगा ना। पर्सन हु हैव इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन एंड इंडिविजुअली आर नोन एज अ पार्टनर, मतलब जैसे ए बी सी ये तीन इंटर हुए, देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, हमारा एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ए बी सी, ये तीन पार्टनर हैं। अब ये पार्टनरशिप मिला के क्या बनता है इनका, एबीसी पार्टनरशिप, एबीसी, ठीक। अब देखो ये तीनों मिला के एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाए हैं, ये तीनों मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, एबीसी मिलके तीनों पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं। अब ये तीनों को, अब अगर मिस्टर ए को क्या बोला जाएगा, पार्टनर, देखो यहाँ पे वही बोला गया पार्टनर, कल इंडिविजुअली उनको क्या बोला जाएगा, पार्टनर, मतलब अभी देखो यहाँ पे क्या बोला गया, इंडिविजुअली इनको क्या बोला गया, पार्टनर, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर, कलेक्टिवली ये तीनों जब साथ में आ जाएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, एबीसी तीनों को साथ में क्या बोला जाएगा, फॉर्म, क्या बोला जाएगा, फॉर्म। और इनके बीच में जो तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप बिल्डअप होगी उस रिलेशनशिप को बोला जाएगा पार्टनरशिप। देखो वही तीनों चीजें यहाँ पे बोलेगी, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड आउट बाय all or any one of them, person who have entered into the partnership with one and individually are known as a partner and collectively are known as a firm, मतलब एक साथ में जब वो आ जाएंगे
उसको फर्म बोला जाएगा। अकेले अकेले जब वो जो लोग रहेंगे उसको पार्टनर बोला जाएगा। अंडरस्टूड है बच्चों? पार्टनर, पार्टनरशिप एंड फर्म का मतलब समझ में आया क्या बच्चों आप लोगों को? हेलो एवरीवन, समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट टू बी रिमेम्बर, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी है यहाँ पे। पहला, फॉर पार्टनरशिप फॉर्म नॉर्मली मैंने इंडिविजुअल के केस में कितने बताए थे? 5 हेड्स ऑफ इनकम होती है। कितनी हेड्स ऑफ इनकम होती है बच्चों? 5 हेड्स ऑफ इनकम। लेकिन अब आप जान लेना, आप ध्यान से समझना, पार्टनरशिप फॉर्म के केस में देयर आर 4 हेड्स ऑफ इनकम ओनली। देखो, फॉर पार्टनरशिप फॉर्म इनकम आर क्लासिफाइड इनटू 4 हेड्स ऑफ ओनली। देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखो, पार्टनरशिप फर्म जो एबीसी पार्टनरशिप फर्म है वो कोई प्रॉपर्टी भी परचेस कर सकते हो पार्टनरशिप फर्म के नाम से, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी। और उस प्रॉपर्टी को अगर सेल कर रहे हैं और सेल करके कोई डिविडेंड वगैरह मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, तो वहां से वो जो इनकम आएगी उसको हम बोलेंगे पीजीबीपी, सॉरी कैपिटल गेन इनकम। और उन्होंने कई इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट या डिविडेंड आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अदर सोर्सेस इनकम, अदर सोर्स इनकम। समझ में आया बच्चों अदर सोर्स की इनकम को बारे में? समझ में आया बच्चों आप लोगों को? हेलो, अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नो सैलरी इनकम अराइज, मतलब ध्यान रखना पार्टनरशिप फॉर्म में सैलरी इनकम नहीं है। हम किसी पार्टनरशिप फॉर्म को हम एज अ एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं कर सकते। हाँ, उसके एक पार्टनर को हो सकता है, तो पार्टनर का इनकम अपना इंडिविजुअल इनकम होगा। पूरे पार्टनरशिप फॉर्म को कहीं एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म को सैलरी इनकम नहीं होती। ठीक है? नो स्लैब रेट अवेलेबल फॉर पार्टनरशिप। जो हमने स्लैब रेट देखा था ना कि 2,50,000 तक क्या होता है, नील होता है, और उसके बाद 2,50,000 से 5,00,000 5% होता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई स्लैब रेट टैक्स अप्लाई नहीं किया जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। नाउ टैक्स रेट फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, देखो यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म के लिए टैक्स, होल इनकम इज टैक्स लेवल फ्लैट 30% विदाउट एनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। मतलब आपको फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। हाँ, कुछ चीजें हैं जहां पे जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 20%, कैजुअल इनकम हुआ तो 30%। तो यहाँ मुझे तो बताने का कोई जरूरत ही नहीं है कि कैजुअल इनकम 30%, बाकी की इनकम पे भी 30% ही टैक्स लगेगा। सर ये टैक्स तो रेट हो गया। सर हमने इंडिविजुअल के केस में सरचार्ज भी देखा था, तो बेटा सबर रखो, सरचार्ज के बारे में भी बताया जा रहा है। क्या है? पार्टनरशिप फॉर्म के केस में सरचार्ज जो है 12% लगेगा। रेट ऑफ सरचार्ज टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ को क्रॉस करती है तो सरचार्ज का रेट कितना होगा? 12%। सरचार्ज का रेट कितना हो जाएगा? 12%। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने इंडिविजुअल के केस में सरचार्ज के अलग अलग रेट देखे थे, यहाँ पे सिंगल रेट होगा सरचार्ज का 12%। 12% आपका क्या होगा? सिंगल रेट होगा सरचार्ज का। ठीक, आगे आगे हम बात करें हेल्थ एंड एजुकेंसिस। हेल्थ एंड एजुकेंसिस अप्लीकेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ ऑल एसएससी। देखो, हेल्थ एंड एजुकेंसिस जो आपको पहले लगता था 4%, वो अब भी लगेगा 4%। ठीक है? खाली यहाँ चेंज क्या हो गया, यहाँ पे स्लैब रेट नहीं मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपको 30% टैक्स लेना होगा। और आपको सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर इनकम जाती है तो सरचार्ज आपको 12% लेना होगा। आगे राउंड अप, तो हमने आपको पहले भी बताया था, टैक्स लायबिलिटी को राउंड अप करेंगे नियरेस्ट 10 रुपीज में। आगे देखते हैं लीगली पार्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहां तक टैक्स वगैरह के बारे में समझ में आ गया बच्चों कि टैक्स रेट क्या होगा? टैक्स रेट 30% होगा, फ्लैट 30%। ठीक है? नो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज अलाउड। अगर आप 10 रुपया भी इनकम कमा रहे हो तो 3 रुपया टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, उसमें आपको कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वगैरह नहीं है। आगे लीगली क्या बोल रहा है बच्चों? लीगली
लीगली अ पार्टनर द पार्टनरशिप फॉर्म डजंट हैव सेपरेट एंटिटी। मतलब हम लीगली जब 12th में पढ़ते थे तो हम बोलते थे पार्टनर एंड पार्टनरशिप फॉर्म बोथ आर दी सेम। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया, लीगली पार्टनर एंड पार्टनरशिप फॉर्म डजंट हैव सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर बट फ्रॉम इट्स पार्टनर बट फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू These two are separate tax entity। जब हम टैक्स की बात करेंगे तो दोनों को सेपरेट कंसीडर करेंगे और दोनों का टैक्स लायबिलिटी सेपरेट। पार्टनरशिप फॉर्म का अलग से कैलकुलेशन होगा, जैसे देखो यहाँ पे एबीसी फॉर्म का टैक्स लायबिलिटी अलग से कैलकुलेट होगा, पार्टनर ए बी सी अपना इंडिविजुअल टैक्स कैल। अब पार्टनर ए जो है वो इंडिविजुअल पर्सन है तो वो इंडिविजुअली आपका अपना टैक्स कैलकुलेट करेगा। पार्टनर बी वंस अगेन वो इंडिविजुअल पर्सन है तो अपना इंडिविजुअल अलग से टैक्स कैलकुलेट करेगा। पार्टनर सी वंस अगेन वो इंडिविजुअल है तो वो अपना अलग से टैक्स कैलकुलेट करेगा। सेपरेट पार्टनर पे सेपरेट टैक्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म पे सेपरेट टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई कि सेक्शन, अब यहाँ बात आई क्या बच्चों, सेक्शन 184, सेक्शन 184 की बात आती है। अभी सेक्शन 184 है क्या उसके बारे में बता देता हूं मैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। सेक्शन 184 बताता है कि हम किसको पार्टनरशिप फॉर्म मानेंगे और किसको पार्टनरशिप फॉर्म नहीं मानेंगे। ठीक है, तो 184 के बारे में समझते हैं। सेक्शन 184 इज नॉट अप्लाई ऑन एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, आगे सेक्शन 184 is apply only other than LLP partnership, मतलब that is a normal partnership form पे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कंडीशन क्या है, सेक्शन 184 अप्लाई होने का कंडीशन क्या है, कब आपको सेक्शन 184 कंडीशन है। सेक्शन 184 का कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है ये हमने आपको पहले भी बताई थी सेमेस्टर 3 में। कंडीशन बहुत सिंपल सा है, क्या है, सबसे पहला पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, मतलब आपका रिटेन पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, और जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड मस्ट बी सबमिटेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्हाइल द रिटर्न of income tax, while the filing of return of income tax, filing of return of income tax, ये फाइल करने के टाइम आपको जो है ये 3 कंडीशन है। 184 सेक्शन 184 को अप्लाई करने के लिए आपको ये 3 कंडीशन फॉलो करना होगा। पहला, सेक्शन 184 कब अप्लाई होगा, जब आपका तीनों साथ में फुलफिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हो रहा और एक नहीं हो रहा है, तो आपको ये ध्यान में रखना तीनों साथ में होना चाहिए। ठीक है, क्या है सेक्शन 184 का रूल, पहला पार्टनरशिप डीड आपके पास होना चाहिए, दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, तीसरा आपका सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड मस्ट बी सबमिटेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्हाइल द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, while the filing of income tax return, while the filing of income tax return। आगे देखते हैं, अगर हमारा ये तीनों देखो यहाँ पे नीचे क्या बोला गया, इफ any partnership firm is satisfy all above condition, then the partnership firm is able to claim a deduction of interest and remuneration given to partner। मतलब सिंपल बोला गया कि अगर आप सेक्शन 184 की सारी कंडीशन को फुलफिल करोगे देन यू आर एबल टू क्लेम, क्या क्लेम कर सकते हो, इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन
जो आप अपने पार्टनर को दोगे। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में बच्चों यही एक पॉइंट है जो आपको समझना है, इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन। ये अगर आपने समझ लिया तो बाकी के सारे पॉइंट ऑलरेडी आपको आते हैं। ठीक। दूसरा क्या बोला, अगर आप इफ एनी पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट सेटिस्फाई all above condition, then the partnership firm is not able to claim deduction of interest and remuneration given to partner। आप जरा ध्यान रखना, मतलब अगर आप ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करोगे तो आपको क्या है, आपको जो है सेक्शन 1, तो आपको इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन का डिडक्शन मिलेगा। अगर आप नहीं फुलफिल करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक, ओके। अब इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन का डिडक्शन जो है मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे दो डिडक्शन है आपका, इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन। ठीक, सेक्शन 36 जो कि इंटरेस्ट का है और सेक्शन 37 जो कि आपको सैलरी का है। ठीक, सैलरी और रेमुनरेशन के लिए। ठीक, तो अब सर दोनों क्या, दो सेक्शन क्यों, तीसरा भी आएगा सेक्शन 40B। अब जरा ध्यान से समझ, जैसे हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी होती है, तो फेयरवेल पार्टी किसके लिए है, ओनली फॉर TY स्टूडेंट। ठीक, तो सेक्शन 184 ने क्या बताया, सेक्शन 184 का कंडीशन है कि मतलब फेयरवेल पार्टी तो है, अब कौन सा बच्चा अटेंड कर सकता है, कौन सा बच्चा एलिजिबल है, कौन सा बच्चा एलिजिबल है बोलो, TY का स्टूडेंट, TY का स्टूडेंट एलिजिबल है, तो सारे TY के स्टूडेंट आ गए। ठीक, अब मतलब वो कंडीशन बताया गया कि आप इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन, जैसे फेयरवेल पार्टी है वैसे यहाँ पे उसको इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन को समझो कि उसका डिडक्शन लेना है हमें। तो कौन लोग ले सकते हैं, जो TY में आते हैं, बराबर है। अब वो लोग अंदर आ गए, अब उनको चाहिए कि बाबा हमारा जो फेयरवेल पार्टी में जो है ब्रेकफास्ट भी रखा रहता है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं सेक्शन, अब इंटरेस्ट और रेमुनरेशन दो चीजों का ब्रेकफास्ट है। ठीक है, तो अब उनको अपना ID कार्ड दिखाना होगा, ID कार्ड दिखाने के बाद ही वो अंदर जा सकते हैं। ठीक, तो वो सेक्शन 184 चेक करता है कि बाबा आपके पास ID कार्ड है TY का, हाँ, देन यू आर एलिजिबल, आप जाइए अंदर। अब उसने ये नहीं बताया कि आपको इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन का डिडक्शन कितने का मिलेगा, कितने रुपए का मिलेगा। मतलब जैसे कि आपको गेट से एंट्री मिल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कितने, उसमें वहां पे स्टार्टिंग में ये नहीं बताया गया कि आपको इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन का कितने अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे सेक्शन 184 आपको एलिजिबल हो या नहीं हो जस्ट इतना बताता है। अब वो आप सेक्शन 184 आपको ये बता दिया कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आप आगे आ गए। अब आपको सेक्शन 40B ये आपको रेस्ट्रिक्शन बताएगा कि आप डिडक्शन कब ले सकते हो, कि कब ले सकते हो, मतलब मैक्सिमम कितना ले सकते हो। ये सेक्शन 40B ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे। ये अगर आपको सीख लिए तो समझ जाओ पूरा पार्टनरशिप फॉर्म का आपको आ गया। दो ये सेक्शन 40B का दो पार्ट है, पहला इंटरेस्ट ऑन टू पार्टनर के लिए है, इंटरेस्ट टू पार्टनर, इंटरेस्ट टू पार्टनर, और दूसरा रेम्युनरेशन टू पार्टनर। ठीक है, पहला किसके लिए है, अगर आप अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करते हो उसके लिए, और दूसरा है पार्टनर्स, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर जो है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स कैपिटल, और दूसरा है रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स। ठीक है, वर्किंग और नॉन। तो इंटरेस्ट क्या बोला गया, आप कब मिलेगा, कब आपको उसके कंडीशन बता रहे आगे कि कब आप कब और कितना ले सकते हो। पहला कंडीशन बोला गया कि आप वर्किंग और नॉन वर्किंग पार्टनर, मतलब किसी भी पार्टनर को अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो रिडक्शन मिलेगा। दूसरा ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, मतलब ये चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए कि हम अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देना चाहते हैं। आगे बोला गया इंटरेस्ट मस्ट बी ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ डीड, मतलब जिस दिन डीड बनाया गया उस डेट, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट आपने पे कर दिया और उसके बाद जाके डीड में लिखा,
जैसे इंटरेस्ट आपने 10 अप्रैल को पे किया और आपने डीड में जाके लिखा 15 अप्रैल को, तो इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद आपने लिखा डीड, तो नहीं चलेगा। डीड में इंटरेस्ट पेमेंट करने के पहले ही डीड में लिखा होना चाहिए। अब यहाँ पे वही रेम्युनरेशन के लिए भी सेम है, खाली पहले कंडीशन में जहां पे इंटरेस्ट के केस में हमने बोला था वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों को चलेगा, लेकिन रेम्युनरेशन को बोला गया कि अलाउड ओनली इफ इट इज गिवन टू वर्किंग पार्टनर। मतलब नॉन वर्किंग पार्टनर को अगर आप रेम्युनरेशन पे करते हो तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता। बाकी ऑथराइज बाय पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, रेम्युनरेशन मस्ट बी पेड, और ये तो चीजें आपको सेम ही है। रेम्युनरेशन मस्ट बी पेड ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ डीड, मतलब डीड में लिखने के बाद का ही पेमेंट होना चाहिए। आगे मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा, अब ये तो कंडीशन थी, ये तीनों कंडीशन आप फुलफिल करोगे तो आप यहाँ पे आओगे डिडक्शन लेने के लिए। अगर इसमें से भी एक भी कंडीशन ब्रेक हो जाता है तो डिडक्शन नहीं मिलता। अब यहाँ पे बोला गया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन केस ऑफ इंटरेस्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड एज अ डिडक्शन, मतलब जो तीनों में लोअर होगा उसका डिडक्शन मिलेगा। पहला एक्चुअल अमाउंट पेड टू पार्टनर, एक्चुअली हमने पार्टनर को जो डिडक्शन पे किया वो। दूसरा इंटरेस्ट ऑथराइज्ड एज पर डीड, इंटरेस्ट कितना डीड में लिखा गया, डीड में हमने लिखा 10% या 12% जो भी है, वो डीड में हमने कितना लिखा वो। तीसरा मैक्सिमम रेट इज 12%, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 10% दे सकते। जैसे हमने एक्चुअली जो है 15% पे किया और डीड में लिखा है 10%, तो कितने का डिडक्शन मिलेगा बताओ, बताओ कितने का डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट आपका 10%, कितने का, देखो पहला आपका 15% आ रहा है, दूसरा आपका 10% आ रहा है, तीसरा आपका 12% आ रहा है, तो रिडक्शन कितना, तीनों में लोअर कौन सा है, हेलो 10। 10%। तो आपको रिडक्शन कितने का मिलेगा, 10% का डिडक्शन मिलेगा। ठीक, अब अगर यहाँ पे आपने एक्चुअली 8% ही पे किया है तो कितने का, 8% का। अब सपोज एक्चुअली आपने 20% पे किया और डीड में लिखा कि आप 15% दोगे, तो अब आपको डिडक्शन कितने का मिलेगा, 12। 12%। बेसिकली आपको यही ध्यान देना है कि जो तीनों में लोअर होगा उसका डिडक्शन मिलेगा। अब हम आगे आते हैं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एज अलाउड एज अ डिडक्शन, ये किसके लिए, रेम्युनरेशन इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एक्चुअल अमाउंट पेड टू पार्टनर, एक्चुअली आप पार्टनर को कितना इंटरेस्ट दिए वो, रेम्युनरेशन पे किए वो, और कंपटीशन अंडर द सेक्शन 40B, मतलब हम 40B के अकॉर्डिंग कितना कैलकुलेशन करके अमाउंट लेके आए वो दोनों में जो लोअर होगा, देखो यहाँ पे वही लिखा गया। अब ये जो हमने यहाँ पे बोला ना 40B के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन, उसका हम कैलकुलेशन यहाँ पे देख रहे हैं, बुक प्रॉफिट और रेम्युनरेशन। ठीक है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर आपका प्रॉफिट है, अब बुक प्रॉफिट क्या होता है, जो नॉर्मली आप प्रॉफिट समझ रहे हो वो नहीं, बुक प्रॉफिट अलग होता है। अब मैं आपको बताता हूँ बुक प्रॉफिट होता क्या है। बुक प्रॉफिट का मतलब, देखो इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर हमारा बुक प्रॉफिट पहले भूल जाएं कि क्या होता है, उसके बारे में हम आप आगे फॉर्मेट में आपको बताएंगे बुक प्रॉफिट क्या होता है। फिलहाल आप इतना समझें कि बुक प्रॉफिट है, ठीक है। अगर बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपए तक है, 3 लाख रुपए तक है, या 3 लाख रुपए तक, तो क्या है, रेम्युनरेशन आप कितना दे सकते हो, 1,50,000, या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, जो दोनों में ज्यादा हो, जो दोनों। अब आप सोच रहे होगे कि सर 3 लाख का 90% लेंगे तो 2,70,000 ही होगा, हमेशा 90% ही होगा ज्यादा, यस और नो। मैं जैसे कि आप यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर आपकी बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपए है तो आप कितना ले सकते हो रेम्युनरेशन, पहला कंडीशन बोला गया रेम्युनरेशन लेने का कि भाई आप 1,50,000 ले सकते हो। दूसरा कंडीशन बोला गया बेटा आप 90% ले सकते हो, 90%, 90% ऑफ 3 लाख, 3 लाख का 90%। अब मैं अगर देखूं तो 3 लाख का 90% कितना आ रहा है बच्चों, है ना, 90%, तो ये तो 2,70,000 आ रहा है ना, कितना आ रहा है बच्चों, 2,70,000। अब ये दोनों में ज्यादा कौन सा है,
1,50,000 पहला कंडीशन बोला, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, 90% ऑफ 3 लाख, मतलब 2,70,000। दोनों में ज्यादा क्या है, दोनों में हायर कौन सा है, बोलो। 2,70,000। 2,70,000। तो सर आप ये दो लिखे की कंडीशन, आप हमेशा तो 2,70,000 ही ज्यादा होगा ना, है कि नहीं? हेलो। यस तो सर। 1,50,000 लिखने का कोई लॉजिक है क्या? 1,50,000, अभी हर बार तो 2,70,000 ही ज्यादा होने वाला है। लेकिन बच्चों जरा ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला गया, बुक प्रॉफिट अप टू, अगर यहां तक होता है तो, ठीक। अब जैसे, अब हमारा ये तो यहाँ पे ही हो गया, अब हमारा बुक प्रॉफिट मान लेते हैं। अब बुक प्रॉफिट हमारा 2 लाख, 3 लाख की जगह 1 ही लाख है, तो भी यही वाला कंडीशन अप्लाई होगा ना। अगर बुक प्रॉफिट 1 ही लाख है तो ये क्या बोला गया, 1,50,000। अब यहाँ पे एक्चुअली बुक प्रॉफिट क्या है, 1 लाख है, तो 1 लाख का 90% लोगे आप। 1 लाख का 90%, समझ में आ रहा है? 1 लाख का 90%, तो ये कितना हो जाएगा, 90,000। अब मुझे बताओ कि दोनों में से ज्यादा क्या आ जाएगा, दोनों में से ज्यादा क्या आ रहा है, अब मुझे बताओ। 1,50,000। हाँ, तो ये इसलिए बच्चे कंफ्यूज मत होना कि 1,50,000 ऐसे ही दिया है। वो क्या बोला है, अप टू 3 लाख, मतलब 3 लाख तक आओगे, पहला स्लैब दिया है कि 3 लाख तक ये वाला रूल अप्लाई होगा। और 3 लाख से ज्यादा हो गया, सपोज मेरा 4,50,000 हो गया, मेरा बुक प्रॉफिट एक्चुअली कितना है, 4,50,000। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, अब जैसे देखो मेरा एक्चुअल बुक प्रॉफिट जो है, वो एक्चुअली मेरा बुक प्रॉफिट क्या है, 4,50,000 है, ठीक। मेरा बुक प्रॉफिट 4,50,000 है, ठीक। तो 1,50,000 और 1,70,000, इसमें से ज्यादा क्या है, हायर क्या है, इसमें से हायर, दोनों में से हायर लेना है ना। दोनों में से हायर क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ। क्योंकि ये पहला, तो पहला रूल अप्लाई होगा। ये देखो पहला यहाँ पे लिखो, फर्स्ट 3 लाख, फर्स्ट 3 लाख में का रूल है ये। फर्स्ट 3 लाख का कितना आ जाएगा, बोलो। फर्स्ट 3 लाख के लिए मान लेते हैं, हमारा फर्स्ट 3 लाख के लिए आएगा, ये दोनों में हायर 2,70,000। अब दूसरा, बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस कितना बचा बच्चों, हमारा 4,50,000 तो था, 4,50,000 था, जिसमें से हमने 3 लाख का ऊपर कैलकुलेशन करवा लिया है। तो बचा कितना होगा, बचा बताओ, 1,50,000 ना। हाँ, तो बोला गया बैलेंस के लिए रूल क्या बोला गया, बैलेंस का 60% ऑफ बैलेंस बुक प्रॉफिट। मतलब क्या, बैलेंस बचा कितना ऊपर, 1,50,000, उसका 60% बताओ कितना होता है बच्चों, 60% कितना होता है, बोलो। 90,000। अब हमारा टोटल रेम्युनरेशन कितना आ सकता है, टोटल रेम्युनरेशन हमारा ये 3,60,000। ये 3,60,000 क्या बोला गया, 3,60,000 ये रेम्युनरेशन एज पर ओटीबी है, मतलब ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आया 4,20,000। अब क्या है, एक्चुअली हमने एक्चुअल रेम्युनरेशन, एक्चुअल रेम्युनरेशन हमने 2 लाख ही पे किया, तो बताओ डिडक्शन कितने का मिलेगा, बोलो। डिडक्शन कितने का मिलेगा, बोलो। हेलो। बोलो। तो बोला गया ये दोनों में लोअर लेते हैं ना, ये दोनों में लोअर लेते हैं। अब लोअर क्या है, तो डिडक्शन, देखो बच्चों यही समझना है, रेम्युनरेशन वाला ही पार्ट समझना है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, यही समझना है। ये समझ गया तो आगे तो सब कुछ आ ही जाएगा आपको, 2 लाख। अब अगर मैंने एक्चुअली रेम्युनरेशन 5 लाख पे किया तो कितना आएगा, ये दोनों में लोअर, 3,60,000।
समझ में आया क्या ये कैसे कैलकुलेशन होगा ये रेम्युनरेशन का? समझ में आया क्या बच्चों? चलिए आगे सम्स में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो वही बोला देखो, इन केस ऑन द बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट अबव, जो मतलब एक्स्ट्रा होगा, 3 लाख से एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तो उसका 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। अगर हमें लॉस हो जाता है, हमें प्रॉफिट नहीं है, तो हमें 1,50,000 का रूल है, 1,50,000 से ज्यादा आप रेम्युनरेशन नहीं दे सकते इन केस ऑफ लॉस। आगे पॉइंट नंबर 9 क्या बोला गया? इफ पार्टनरशिप फॉर्म पेड रेंट टू द पार्टनर फॉर यूजिंग प्रीमाइसेस ऑफ पार्टनर इन, मतलब जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे देखो हमारा ये 3 का पार्टनरशिप फॉर्म है, ए बी सी। अब सी के पास एक घर है, सी के पास क्या है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, और उस हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं? रेंट पे ले लेते हैं। कौन? पार्टनरशिप फॉर्म रेंट पे ले लेता है। तो मुझे बताओ ये हाउस प्रॉपर्टी को पार्टनरशिप फॉर्म क्या करता है? रेंट पे ले लेता है। ठीक, ये रेंट पे लेता है, तो ये रेंट किसको पे करेगा? पार्टनरशिप फॉर्म रेंट किसको पे करेगा? सी को। ये जो सी को रेंट मिलेगा, क्या वो रेम्युनरेशन माना जाएगा बच्चों? हम सी को रेंट क्यों पे कर रहे हैं बताओ बच्चों? हम पार्टनरशिप फॉर्म सी को रेंट क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि हमने उसका हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है, हमने उसका हाउस, पर्सनल हाउस हमने भाड़े पे लिया है एज अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो यहाँ पे जो रेंट पे हो रहा है वो पार्टनरशिप फॉर्म के बदले में नहीं हो रहा है, वो किस लिए? हाउस के बिहाफ में हम रेंट पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वो रेंट पे हो रहा है, देखो ए पार्टनरशिप फॉर्म पेड रेंट टू पार्टनर फॉर यूजिंग द प्रीमाइसेस ऑफ पार्टनर, मतलब हमने उसका कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लिया, इसके बदले दिया। इन दैट केस रेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर। मतलब ये जो रेम्युनरेशन है, ये रेम्युनरेशन का कैलकुलेशन जो है उसमें वो रेंट इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ एनी पर्सन रिसीव, अब जरा हमने क्या बोला? हमने इंटरेस्ट में क्या बोला? अगर हम इंटरेस्ट पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, किसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? कैपिटल के ऊपर का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो हम लोग वो लेने वाले हैं। जैसे अच्छा कोई रोल नंबर 57, अनम्यूट योर माइक बेटा। रोल नंबर 57, अनम्यूट योर माइक। एंड रोल नंबर 30, अनम्यूट करो माइक। ठीक, यस सर। हेलो, यस सर। हाँ। और रोल नंबर 57 मौर्य, क्या सुमन मौर्य, क्या नाम है आपका? सोनम सोनम मौर्य सोनम सर। मौर्य, सॉरी। और 30 आपका क्या नाम है? गहलोत। हाँ, पायल गहलोत। पायल, पायल, ओके। तो सोनम, अब जैसे सोनम मान लेते हैं, सोनम जो है एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है। ठीक, सोनम एक पार्टनरशिप फॉर्म मान लेते हैं, एबीसी, मतलब एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें वो पार्टनर है। ओके, तो सोनम क्या बोलती है? हेलो, सोनम क्या बोलती है पायल को कि पायल एक काम करना, जो है मेरा, मैं अभी फॉरेन में जा रही हूँ और मेरे पार्टनरशिप फॉर्म से मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो मेरे बिहाफ में तू वो इंटरेस्ट ले लेना। अब इंटरेस्ट किसको मिला? पायल को मिला। मुझे बताओ बच्चों, क्या पायल उस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर थी? नो। हेलो, नहीं, बराबर है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, तो ये जो पायल को इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या वो 40B के कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाएगा या नहीं? हेलो, बोलो, हेलो, क्या वापस समझना, पायल एक पार्टनरशिप फॉर्म, सॉरी, सोनम मौर्य जो है वो एक पार्टनरशिप फॉर्म की हिस्सा है, पार्टनर है। अब सोनम की फ्रेंड है पायल, सोनम ने पायल को बोला कि देख पायल, मैं जा रही हूँ फॉरेन, और फॉरेन जा रही हूँ, मैं नहीं आ सकती अभी वहां से इमरजेंसी में, और मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है मेरे पार्टनरशिप फॉर्म से, तो तू ले लेना। अब जो पायल को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या वो 40B के कैलकुलेशन में आएगा या नहीं आएगा? यस और नो?
बोलो, आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अच्छा, पायल को इंटरेस्ट क्यों दे रहा है पार्टनरशिप फॉर्म? क्या पायल को पहचानता है? नहीं, सोनम के बिहाफ में उसको दे रहा है, सोनम के बदले का दे रहा है ना। तो सोनम कौन थी? पार्टनर थी। तो इस केस में जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है वो आएगा। देखो यहाँ पे, इफ द पर्सन रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टनर। अब यहाँ पे पायल जो थी वो रिप्रेजेंटेटिव थी किसकी? सोनम की, ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टनर ऑफ द फॉर्म। इन दैट केस सेक्शन 40B इज अप्लीकेबल। इस केस में 40B अप्लाई होगा। अब इसका रिवर्स केस देख लेते हैं। पायल ने अपना एक पार्टनरशिप फॉर्म में क्या किया था? दिया था लोन दे रखा था, और लोन के बदले उसको पायल को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब ध्यान से समझना, पायल जो है उस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं है, लेकिन सोनम जो है उसी पार्टनरशिप फॉर्म में, एक पार्टनरशिप फॉर्म है उसी में पार्टनर है। अब पायल को कहीं फॉरेन जाना है, तो पायल ने बोला देख सोनम, तेरे पार्टनरशिप फॉर्म से मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो एक काम करना, मैं नहीं हूं, तू ले लेना। तो अब यहाँ पे जो सोनम को इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या वो 40B के कैलकुलेशन में आएगा? 40B के कैलकुलेशन में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो सोनम को कौन सा इंटरेस्ट मिल रहा है? पायल का इंटरेस्ट मिल रहा है। और पायल जो थी, वो पायल जो है वो उस पार्टनरशिप फॉर्म का हिस्सा नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर नहीं है। तो इस केस में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो जो है 40B का पार्ट नहीं है। देखो यहाँ पे, इफ एनी पार्टनर रिसीव द इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन and who is not a partner of firm, तो ये ध्यान में रखना। in that case 40B is not applicable, 40B सेक्शन 40B नहीं applicable होगा। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखो। आगे, इन रेम्युनरेशन इंक्लूड एज पर सेक्शन 40B, क्या क्या इंक्लूड होता है रेम्युनरेशन में? सैलरी टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड एनी अदर रेम्युनरेशन टू पार्टनर। और कोई भी रेम्युनरेशन अगर आपने पार्टनर को पे किया है तो सब आपका 40B में आता है। ठीक है, आगे, इफ पार्टनर पेड इंटरेस्ट on drawing to partnership firm, then the interest received by firm is income in the hands of partnership firm, but that interest is not allowed as a deduction in the hands of partner। और उस इंटरेस्ट का कोई डिडक्शन नहीं मिलता। मतलब जैसे हमने 12th में सीखा था, पार्टनर पे करता है, अगर कुछ ड्राइंग लेता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता है। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेगा पार्टनरशिप फर्म को, वो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो इनकम है। देखो यहाँ पे, पार्टनर पेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे किया किसको? पार्टनरशिप फॉर्म को। तो देन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पार्टनरशिप फॉर्म इज इनकम इन द हैंड्स ऑफ, इज इनकम इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वो इनकम है। बट दैट इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, बट उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा पार्टनरशिप फॉर्म को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इफ रेम्युनरेशन पेड टू नॉन वर्किंग पार्टनर, ये तो हमने पहले ही बता दिया। अगर नॉन वर्किंग पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो उसको नॉट अलाउड एज डिडक्शन, मतलब ये ध्यान रखना कि उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये हमने पहले ही बता दिया। बुक प्रॉफिट ओनली इंक्लूड पीजीवीपी इनकम, ये तो हम आगे देखते हैं। बुक प्रॉफिट में खाली पीजीवीपी इनकम इंक्लूड होगा, बट डज नॉट इंक्लूड अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब अदर सोर्स नहीं, अदर इनकम का मतलब है अदर देन इनकम मींस हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स इनकम, या फिर आप बोल सकते हो कैपिटल गेन वगैरह भी हो भी। आगे देखते हैं, फॉर्मेट ऑफ फ्रॉम पीजीबीपी, पीजीबीपी का फॉर्मेट दिया जो हमने सेमेस्टर 3 में बताया था, वही फॉर्मेट है, बस थोड़ा सा ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, हमें ये दो चीजें हैं, ये दो चीजों पे हमें ध्यान रखना है। बस ये दो चीजें आपने सीख ली, आपको बाकी का सारा चीजें आ जाएगा। सारा चीजें सेम है जो सेमेस्टर 3 में मैंने पीजीबीपी के बारे में बताया था। बस ये दो चीजें आप सीखो, इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन। पहला क्या होगा? प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, उसमें ऐड कर दो डिसअलाउड एक्सपेंसेस,
यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर या रेम्युनरेशन टू पार्टनर, कौन सा एक्चुअल अमाउंट। उसके बाद अब बाकी सब तो चीजें जानते ही हैं। डिसअलाउड एक्सपेंसेस में क्या आएगा, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड, जैसे आरडीडी, बोनस पेएबल, इनकम टैक्स पेड, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंसेस, एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, गिफ्ट एंड चैरिटी, डोनेशन, ये सारी चीजें आपका क्या हो जाएगी, डिसअलाउड, उसको ऐड कर दो। लेस अलाउएबल एक्सपेंसेस, ऐसा कोई खर्चा जो बिजनेस से रिलेटेड तो है बट हमने उसे माइनस नहीं किया तो उसको माइनस कर लो। लेस इनकम नॉट चार्जेबल, ऐसी कोई इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन हमने पीएनएल अकाउंट में दिखाया है तो उसे माइनस कर लेंगे। ऐड इनकम चार्जेबल, ऐसी कोई इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन हमने पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखाया तो उसे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ये एडलेस करने के बाद ये एडिशनल अमाउंट है, दो चीजें, ये दो एडिशनल है, क्या है, लेस इंटरेस्ट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल एज पर सेक्शन 40B, वो लेस करने के बाद जो आएगा उसी को हम बोलेंगे बुक प्रॉफिट। मतलब यहां से यहां तक का कैलकुलेशन को क्या बोलेंगे, बुक प्रॉफिट। उसके बाद जो रेम्युनरेशन पेड टू पार्टनर होगा एज पर सेक्शन 40B, उसे हम बोलेंगे, उसे माइनस कर लो तो आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। यहाँ पे बोला गया रेम्युनरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर इन एक्चुअल रेम्युनरेशन रेशियो, पार्टनर को जो रेम्युनरेशन देंगे वो एक्चुअल रेम्युनरेशन रेशियो में देंगे। रेम्युनरेशन एंड इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर if it is allowed as a deduction as per section 40B। आगे amount, actual amount of remuneration and interest is not received by partner not allowed as deduction in the hands of partner। एक्चुअली जो मिला उसको हम डिडक्शन नहीं देते हैं, कितना, जितना आपका सेक्शन 40B में डिडक्शन मिला रहेगा उतने का आप डिडक्शन ले सकते हैं। देखो, अमाउंट अलाउड एज डिडक्शन एज पर सेक्शन 40B in the hands of partnership firm, that amount is allowed, that amount is a taxable, that amount is a taxable in the hands of partner। मतलब जितने का डिडक्शन पार्टनरशिप फॉर्म ने क्लेम किया था उतना ही पार्टनरशिप के हैंड में टैक्सेबल होगा। ये चीजें आप ध्यान में रखो, इसको रीड करके आओ फॉर्मेट और ये जो है 40B का कैलकुलेशन, वो दो चीजें रीड करके आओ। नेक्स्ट लेक्चर, मतलब कल हम लोग लेंगे लेक्चर बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा मैंने जैसे कि पहले ही बताया आपका सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है तो हम लोग 1-2 दिन लेंगे लेक्चर। कल हमारा लेक्चर होगा 8 to 10, 8 से 10 लेक्चर होगा, ताकि हम लोग मैक्सिमम जो है पार्टनरशिप फॉर्म का कैलकुलेशन, कल का लेक्चर मिस ना करें। कल एकदम आपको डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कल के ही लेक्चर में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, कल लेक्चर मिस नहीं करें, ठीक है। मैं आपका अटेंडेंस, उसके पहले ये मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं, आपके गूगल क्लासरूम में मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहें। और रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 54, 55, 56, 57, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 59, 60, 61, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 43, 44. और किसी का मिस हुआ क्या अटेंडेंस? 1 मिनट 21 और 17, 21, हाँ, और 43 लगाया ना आपका? लगाया ना अभी 43? मेरा मिस हुआ था पहले का। ठीक है, लगा दिया लो। ठीक, चलो, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एवरीवन।